हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज का बोध। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय तीसरा है। यहां पर हम पर्यावरण और समाज के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें हम आज के चैप्टर की, तो देखिए आज के चैप्टर के बारे में, पर्यावरण के बारे में आप भूगोल में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की किताब है वहां से भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पर्यावरण किस तरह से मानव समाजों को प्रभावित करता है। समाज में जो स्तरीकरण विद्यमान है उसमें पर्यावरण ने किस तरह से योगदान दिया है, तो वो सब हम बातें यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक कहानी से स्टार्टिंग की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि आप एक कक्षा में बैठे हुए हैं और कक्षा में बैठने पर आपको अपने इर्द गिर्द अपनी क्लास में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ विद्यार्थी हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनके सामने मेज पर पुस्तकें खुली हुई हैं। ये सब चीज़ें आप देखेंगे, यानी स्कूल की वर्दी, फर्नीचर, बैग, बिजली इत्यादि ये सब आप देखेंगे। लेकिन आपके मन में प्रश्न ये आता है कि ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं। ये आप अगर इनका उत्तर ढूंढेंगे तो आप ये पाएंगे ये सारी वस्तुएं हमें कहाँ से, प्रकृति से प्राप्त होती हैं। यानी प्रतिदिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, प्रकृति से मिली हैं। आप अगर देखें, यानी आपने यहाँ पर बताया गया है कि इस कुर्सी को आपकी कक्षा तक पहुँचने की जो यात्रा की है वो जंगल से करनी पड़ी है। जंगल में कोई पेड़ कटा होगा, कटने के बाद उससे जो है अन्य तरह के सामान बनाए गए, तब वो कुर्सी आपके पास पहुँच पाई है। यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप रास्ते में अगर स्कूल तक आ रहे हैं तो रास्ते में आप कई अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की सहायता से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि लकड़ी काटने वाले मिले हैं आपको, कारीगर मिले हैं, सुपरवाइजर, प्रबंधक, वाहन चालक, ये सब मिले हैं। तो इन सब की मदद से आप स्कूल तक पहुँचे हैं। यहाँ पर बताया गया कि भाई व्यापारी और वे लोग जिन पर स्कूल के फर्नीचर को खरीदने की जिम्मेदारी होती है, तो ये सब लोग इसी में आ जाते हैं। यहाँ यही सब चीज़ों के बारे में बार बार कहा गया है। लास्ट में यहाँ पर इसका जो निहितार्थ है, निहितार्थ यही कहा गया है, इन संसाधन चक्रों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये इनके संबंध वास्तव में वास्तविक समाजों में कितने ज़्यादा जटिल हैं। यानी हमने तो एक आसान से एक वस्तु देख ली, आसान सी कोई सामग्री अपने सामने देख ली, लेकिन वास्तव में इनके संबंध कितने जटिल हैं वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यानी हम पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संबंधों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिनमें समय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन आया है और साथ साथ स्थान में भी इनमें भिन्नता आई है, इनके स्थान में भी यहाँ पर भिन्नता आई है। तो हम इन परिवर्तनों का क्रमबद्ध रूप में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्री दायरे से इनका अध्ययन करेंगे। यानी समाजशास्त्री रूपरेखा के अंतर्गत ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्यों घटित हो रही हैं चीज़ें। यानी हमारे सामने जो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं, संकट हैं, बार बार निकल कर आ रहे हैं, तो क्यों निकल कर आ रहे हैं और उनका मनुष्य पर क्या दुष्परिणाम पड़ रहा है, तो वो भी हम यहाँ पर समाजशास्त्री दायरे से देखेंगे, समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पारिस्थितिकी के बारे में बोला गया है। पारिस्थितिकी से अभिप्राय आप लोग जानते होंगे, यानी कि प्राकृतिक आवास। जहाँ पर रहते हैं हम लोग, यानी कि आप अर्नेस्ट हैक्कल ने ये शब्द दिया है पारिस्थितिकी वाला, इकोलॉजी वाला, और ये जब शब्द आप जो है पढ़ चुके हैं भूगोल में भी, मैं इसके बारे में विस्तार से बात कर चुका हूँ। तो पारिस्थितिकी प्रत्येक समाज का आधार होती है और पारिस्थितिक शब्द जो है, इससे अभिप्राय क्या है, एक ऐसे जाल से है जहाँ पर भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं जो होती हैं, प्रक्रियाएं घटित होती हैं और इनमें मनुष्य भी एक इनका अभिन्न अंग होता है। यानी कि वास्तव में प्राकृतिक आवास वाले क्षेत्र को हम पारिस्थितिकी के रूप में देखते हैं। यानी कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भौतिक चीज़ें भी विद्यमान हैं, कुछ जैविक चीज़ें भी विद्यमान हैं और हम इनके एक अभिन्न अंग के रूप में हैं। आप पर्वत, नदियाँ, मैदान, सागर, जीव जंतु, ये सब क्या है, पारिस्थितिकी के अंग हैं। और खास करके अगर आप यहाँ पर देखें तो किसी स्थान की पारिस्थितिकी का वहाँ के भूगोल, जलमंडल की अंतःक्रियाओं, इन सब पर वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है मरुस्थल का, कि मरुस्थल में रहने वाले चाहे वो जीव जंतु हों या मनुष्य हो, आप अपने आप को वहाँ की पारिस्थितिकी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। यानी कि वहाँ पर कम वर्षा होती है, पथरीली सतह है, रेतीली मिट्टी है, तो इसके तापमान भी यहाँ पर अच्छा खासा है, तो इसके मौसम के अकॉर्डिंग, इसकी यहाँ पर जलवायु विशेषताओं के अकॉर्डिंग अपने आप के शरीर को आप वहाँ पर ढाल लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, या बताया गया है कि किस तरह से जो पारिस्थितिकी है वो आपको प्रभावित करती है, तो वो यहाँ पर आपके सामने बताया गया है। लेकिन समय के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मनुष्य की जो क्रियाएं हुई हैं, इनके द्वारा जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी है
इसमें परिवर्तन आया है। यानी आप ये देखेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिकी में जो मनुष्य के क्रियाकलाप हुए हैं इसकी वजह से पर्यावरण में जैसे अकाल, बाढ़ की स्थिति बनी है। और ये सब क्यों बनी है? ये मानवीय हस्तक्षेप के अकॉर्डिंग बनी है। यानी मानव ने अपनी लालसा के लिए लगातार अपने संसाधनों की वृद्धि करने के लिए वनों का अंधाधुंध दोहन किया है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। तो उसके दुष्परिणाम के रूप में हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। आज अगर आप देखें तो नदियों के ऊपर जो क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो कटाई होने से क्या हो रहा है? मृदा क्षरण हो रहा है। और ऐसे करके आप देखेंगे नदियों में बाढ़ की स्थिति भी बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड में जो विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा चल रही है वो भी कहीं ना कहीं इसी पर्यावरण जो हम दोहन कर रहे हैं इसी का एक परिणाम है। और जलवायु में भी परिवर्तन आप देख रहे हैं। इस समय से पूर्व कभी कभी आप वर्षा भी देख रहे हैं, कभी कभी आप मौसम में अचानक से परिवर्तन देख रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये तो आपके पर्यावरण में मौजूद जो पेड़ पौधे हैं उनमें परिवर्तन है। कई जगह पर यहाँ बताया गया कि जो जैव भौतिक संपदा है इसकी प्रक्रिया में जहाँ पर मनुष्यों ने हस्तक्षेप किया है तो वहाँ पर भी परिवर्तन देखने को मिला है। खास करके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि नदी का बहाव, तो ये वनों में जीव जंतुओं का संयोजन, वहीं दूसरी ओर हम चारों तरफ कुछ ऐसे तत्व भी देखेंगे जो पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। यानी कि जब मनुष्य हस्तक्षेप करता है, मनुष्य पर्यावरण में हस्तक्षेप करता है तो उसका प्रभाव वहां पर भौतिक और जैविक संसाधनों पर दोनों पर ही पड़ता है। यानी कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ ही रहा है, साथ ही साथ वहां पर जीव जंतु जो रह रहे हैं उन पर भी उसका परिणाम पड़ रहा है, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे कि कृषि जो है, जो आपकी खेती वाली भूमि है, यहाँ पर मिट्टी पानी के बचाव के कार्य चल रहे हैं। खेती और पालतू पशु, कृत्रिम खाद, कीटनाशक, इन सब का प्रयोग हो रहा है। और ऐसे करके आप देखेंगे इन सब के प्रयोग की वजह से क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हम लगातार प्रकृति में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे शहरों में जो भवन बनवाए जाते हैं, भवन में प्रयुक्त होने वाले ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, शीशा, इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं? लगातार इनका दोहन करते जा रहे हैं। यहां पर एक शब्द निकल कर आया है, वो है सामाजिक पर्यावरण। हमारा फोकस पूरा इस पर रहेगा, सामाजिक पर्यावरण पर। यहाँ पर सामाजिक पर्यावरण का जो उद्भव हुआ है वास्तव में ये जैव भौतिक पारिस्थितिकी और मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया के द्वारा हुआ है। यानी हम यहाँ पर देखेंगे जो सामाजिक पर्यावरण हमारा निकल कर आया है, कैसे निकल कर आया है? जो हमारा जैव भौतिक पारिस्थितिकी है और मनुष्य का जो हस्तक्षेप हुआ है इसकी अंतःक्रिया जो हुई है उससे ये शब्द निकल कर आया है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं, जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि कहीं का जो पारिस्थितिकी है वहीं के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी जैसे प्रकृति समाज को आकार देती है ठीक उसी प्रकार से समाज भी प्रकृति को आकार देता है। यानी कि इस बात बिल्कुल सही है, प्रकृति जैसे समाज को आकार देती है ठीक उसी प्रकार से समाज भी प्रकृति को आकार देता है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ पर जैसे सिंधु गंगा के बाढ़ के मैदान का एग्जाम्पल दिया गया है। सिंध गंगा का जो बाढ़ वाला मैदान है ये काफ़ी उपजाऊ है, खास करके गेहूं और चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उच्च उत्पादन क्षमता की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है? काफ़ी घनी बस्तियाँ बसी हैं और घनी बस्ती का क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है इसने कृषि क्रियाकलाप को आगे चलकर बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया है। और ऐसे करके आप देखेंगे एक अच्छे खासे समाज को, एक राज्य को जन्म दिया है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? ज़्यादा पैदावार हुई तो ज़्यादा पैदावार सभी को बराबर नहीं मिली है। यानी बराबर किसी, यानी सबको कैसी मिली है? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी उसने ज़्यादा कमाया है, जिसके पास कम ज़मीन है उसके पास कम यहाँ पर पैदावार हुई है। ऑब्वियस सी बात है सामाजिक पायदान पर वो नीचे खिसक गया होगा और ये व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिसने ज़्यादा उत्पादन किया है, वो ज़्यादा लाभ में रहा होगा। तो ऐसे करके समाज में विभिन्नता यहाँ पर उत्पन्न हुई है, यहाँ पर ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर वही है। ठीक इसी प्रकार राजस्थान का मरुस्थल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये केवल पशुपालकों को ही सहारा देता है जो अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो पारिस्थितिकी है ये मनुष्य के जीवन को, उसकी जो कल्चर है, संस्कृत है, उसको भी आकार देती है। यानी कहीं ना कहीं जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल बताया कि ऊपर जो गंगा का मैदान था, गंगा या सिंधु का मैदान था, तो यहाँ पर जो भूमि है यानी उपजाऊ भूमि है इसका प्रयोग पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसका प्रयोग पूरी तरह से जो समाज में समानता के आधार पर नहीं हुआ है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग थे, जमींदार लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, बड़ी बड़ी जमीनों के टुकड़े थे, उन्हें तो अच्छा खासा लाभ मिला। लेकिन जो छोटे किसान थे जिनके पास जमीन के छोटे जोत थे, छोटे टुकड़े थे, वो इतना ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाए। तो ऐसे करके आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सामाजिक हाशिया तैयार हो गया। कुछ लोग ऊपरी पायदान पर पहुंच गए, कुछ लोग निचले पायदान पर रह गए। तो वास्तव में हमें इन सब चीज़ों का ही यहाँ पर बारीकी से अध्ययन करना है। यहाँ पर बताया गया है कि वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी जो सामाजिक संगठन है, इन्होंने जो है विश्व भर की प्रगति को आकार दिया है। यानी जो आज वर्तमान में पूंजीवादी सामाजिक संगठन देख रहे हैं, इन्होंने लगातार दुनिया भर की जो प्रगति है इसको आकार देने में लगे हुए हैं। खास करके आप देखेंगे कि निजी परिवहन है, ये पूंजीवादी वस्तु का एक उदाहरण है। शहरों में आप देखेंगे निजी परिवहन के बढ़ने से क्या पूरा जीवन का भूदृश्य बदल गया है। यानी शहरों में जो है वायु प्रदूषण देखने को मिलेगा, भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रादेशिक झगड़े, तेल के लिए युद्ध,
विश्वव्यापी तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इन सब ये सब चीज़ें जो आप क्रियाकलाप देख रहे हैं, ये सब गतिविधियां देख रहे हैं, ये सब मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है, आपके पूंजीवादिता का बढ़ते हुआ परिणाम है। यानी पूंजीवादी जो हम बनते जा रहे हैं इसका ही एक परिणाम है। यानी हम आपने देखा होगा जो आपके खास करके तेल वाले देश हैं, यानी आपके जो तेल वाले मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उनमें लगातार जो गृह युद्ध वगैरह हुए हैं, यहाँ पर इराक में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, अमेरिका ने अपने निज फायदे के लिए वहां पर लगातार परमाणु बम होने का आरोप लगाकर वहां पर लगातार हमले करवाए हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं संसाधनों को पाने की होड़ है। तो इसके चक्कर में एक सभ्यता कहीं ना कहीं दूसरे सभ्यता के ऊपर हावी हो रही है। यानी एक जो व्यक्ति है, एक देश है, वो दूसरे देश पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर मारकाट भी हो रही है, लोग मर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पूरा देश चौपट हो गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण तथा समाज की अंत्यक्रिया को आकार प्रदान किया जाता है। यानी जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन का मतलब क्या है, समाज में जो आप स्तरीकरण देख रहे हैं, स्तरीकरण में जो मौजूद तमाम तरह के संगठन है, यानी व्यापारिक संगठन भी हो सकते हैं इसमें, या फिर राज्य लेवल पर कोई संगठन हो सकते हैं, तमाम हो सकते हैं। इनके बारे में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये समाज की अंत्यक्रिया को इन्होंने आकार प्रदान किया है। यानी कि यहाँ पर संपत्ति का जो संबंध है ये निर्धारित करते हैं, संपत्ति के संबंध ये निर्धारित करते हैं कि कैसे और किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर वनों के बारे में बताया गया कि वनों पर मान लीजिए सरकार का आधिपत्य है, तो सरकार का ये दायित्व है, सरकार को ये अधिकार है कि वो किसको ये इसका पट्टा देगी, किसको इसका पट्टा देगी, कि कौन लकड़ी इस पर काटेगा। यानी कि हो सकता है वो किसी कंपनी को यहाँ पर दे दे, या फिर ग्रामीणों को जंगलों से प्राप्त होने वाले वन उत्पादों को ये रोक लगा दे, ये भी हो सकता है, या फिर ग्रामीणों को परमिशन दे दे। यानी कुछ भी कर सकती है। यानी जिसके हाथ में संसाधन है, अब वो उसका कैसे इस्तेमाल करेगा ये उसके हाथ में है। यहाँ पर संसाधनों पर नियंत्रण, भू स्वामित्व, श्रम विभाजन और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर हम ये सब चीजें देखेंगे, संसाधनों पर जो नियंत्रण किसका है, स्वामित्व किसका है, श्रम विभाजन उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो कृषिहीन मजदूर हैं या स्त्रियां हैं, इनका प्राकृतिक संसाधनों से संबंध पुरुषों की तुलना में भिन्न होता है। यानी कृषिहीन का मतलब क्या है, जो खेती करने वाली महिलाएं नहीं हैं या घरों में काम करने वाली ग्रामीण महिलाएं हैं, तो इनका जो संबंध है प्राकृतिक संसाधनों से भिन्न होता है। अगर हम ग्रामीण परिवेश की स्त्रियों की स्थिति देखें तो ग्रामीण परिवेश में आज के समय में भी स्त्रियां जो हैं संसाधनों की कमी से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम ऐसे गांव हैं, जो तमाम आदिवासी इलाकों के गांव हैं, जहां पर महिलाएं जो होती हैं अपना घर लकड़ी बीन कर चलाती हैं। लकड़ी बीन कर मतलब क्या है, लकड़ियां बीन कर लाती हैं जंगलों से, सूखी हुई लकड़ियां, और उन्हीं से उनका भोजन पकता है। आप देखते होंगे तमाम जगहों पर, आपने इमेज वगैरह देखी होगी, फोटो वगैरह देखे होंगे टीवी वगैरह में या अखबारों में या पुस्तकों में भी फोटो देखे होंगे आपने, कि जो बच्चे वगैरह हैं अपने सर पर लकड़ी का गट्ठर ले जाते देख जाएंगे आपको। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि ग्रामीण भारत में स्त्रियां जो हैं संसाधनों की कमी से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि ईंधन और पानी लाने का जो दायित्व है वो इन्हीं महिलाओं को निभाना पड़ता है। लेकिन फिर भी उनका इन संसाधनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये हम यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि महिलाएं इतना ज़्यादा काम भी करती हैं, लगातार अपना योगदान भी दे रही हैं, लेकिन फिर भी इनका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हम ये देखने की प्रयास करेंगे कि भाई विभिन्न सामाजिक समूह किस प्रकार अपने आपको पर्यावरण से जोड़ते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। पर्यावरण तथा समाज के मध्य संबंध उसके सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों के साथ साथ ज्ञान की व्यवस्था में भी प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे बताया गया है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीवादी मूल्य हैं, तो पूंजीवादी मूल्यों ने प्रकृति के उपयोगी वस्तु होने की विचारधारा को पोषित किया है। यानी पूंजीवादी लोगों ने माना है कि प्रकृति जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और प्रकृति को इन्होंने हमेशा एक वस्तु के रूप में देखा है, यानी वस्तु के रूप में, एक असेट के रूप में, एक संपदा के रूप में देखा है। यानी कि इसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। यानी कि आप देखेंगे जो पूंजीवादी लोग हैं वो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन हम जो है उसे बेचकर लाभ कमाएं। तमाम सरकारें भी इसी फिराक में रहती हैं। आपने देखा होगा कहीं प्राकृतिक संसाधन उन्हें दिख जाए तो तत्काल दोहन के लिए पहुंच जाते हैं, तत्काल उसका खनन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि लगातार जो हमारा पूंजीवादी वर्ग है, पूंजीवादी जो हमारे वर्ग है, चाहे वो भारत में हो चाहे कहीं और हो, वो लगातार संसाधनों के केवल घाटे और जो लाभ और खरीद की स्थिति में लगा हुआ है। यानी उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य में क्या क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नदी के बहुविकल्पी सांस्कृतिक अर्थ जैसे पारिस्थितिकीय, उपयोगितावादी, धार्मिक, सौंदर्यपरक। यानी एक नदी है, नदी का एक सांस्कृतिक कल्चर में आप देखेंगे कोई इसे पारिस्थितिकी रूप में नदी को देख रहा है कि नदी का एक अपना इकोसिस्टम बना हुआ, पारिस्थितिकी रूप बना हुआ है। कोई इसे नदी को उपयोगी रूप देख रहा है। उपयोगी का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर कोई हम लगा देंगे, यहाँ पे प्लांट लगा देंगे, यानी कि जो आपका वाटर से जो बिजली बनती है, बिजली से, पानी से जो बिजली बनती है, वो वाला प्लांट लगा देंगे यहाँ पे तो बिजली बनती रहेगी। इस तरह से देख रहा है। कोई इसे नदी को धार्मिक रूप में देख रहा है, कोई नदी को सौंदर्य यानी प्राकृतिक सौंदर्यता के रूप में देख रहा है। तो वही बताया गया है।
यहाँ अगर नदी की बात करें तो नदी को एक उद्यमकर्ता के लिए पानी जो है नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हानि या लाभ की दृष्टि से इसे देख रहा है। वहीं आप देखेंगे समानता और न्याय के समाजवादी मूल्यों में आप कभी कभी देखेंगे कि जब ये पूंजीवादी वर्ग यहाँ पर एंटर करता है तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि कई देशों में बड़े बड़े जमींदारों से उनकी जमीनों को छीन लिया गया है और उन्हें पुनः भूमिहीन किसानों में बांट दिया है। यानी कि यहाँ पर समानता और न्याय की समाजवादी विचारधारा वाले मूल्य जब बड़े हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जैसे भारत में भी हुआ है। भारत में भू सुधार आंदोलन जब चलाया गया था तो आप देखेंगे जिन जमींदारों के पास काफ़ी ज़्यादा जमीन थी तो उनसे जमीन छीन कर गरीब जो भूमिहीन किसान हैं उनको बांट दिया गया था। यहाँ पर यही सब चीज़ों के बारे में बार बार बताया गया है। यहाँ पर आप पर्यावरण तथा समाज के संबंधों को कई भिन्न परिप्रेक्ष्यों में भी देख सकते हैं। जैसे इन विभिन्नताओं के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि प्रकृति पोषण विवाद और व्यक्तिगत विशेषताएं भी होती हैं जो कि पारिवेशिक कारकों से प्रभावित होती हैं, यानी कि उनसे होती हैं या फिर होती आती हैं। यानी कि आप यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ प्रकृति पोषण भी होता है, यानी कुछ लोग ऐसा भी है, ऐसा माना जाता है कि उनका पोषण प्रकृति कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये माना जाता है कि प्रकृति उन्हें प्रभावित भी कर रही है। अक्सर एक विचार लोगों के मन में बैठा हुआ है कि क्या व्यक्ति गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे सहज रूप से गुणी या कम मेहनती होते हैं। कुछ लोगों के मन में ये विचार है कि क्या व्यक्ति गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे सहज या कम रूप से कम गुणी या कम मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए उनका जन्म अच्छी परिस्थितियों में ना हुआ हो या फिर उन्हें उचित मौका ना मिला हो तो क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो साफ सी बात है, यहाँ पर अगर कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी देखें तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में आपने द्वंद्व की स्थिति पाई है। द्वंद्व का मतलब क्या है, वहाँ पर उन्होंने एक संकट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति दर्शाई है कि समाज में जो बंटवारा हुआ है संसाधनों का वो उचित पूर्ण ढंग से नहीं हुआ है। समाज में जो मौजूद वर्ग थे, जो प्रभावशाली वर्ग थे, उन्होंने संसाधनों पर ज़्यादा कब्जा जमा लिया और ऐसे करके देखेंगे समाज में एक स्तरीकरण प्रारंभ हो गया। तो पर्यावरण तो समाज के बारे में सिद्धांत और आंकड़े उन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं जिनसे उनका प्रादुर्भाव होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तमाम जगहों पर ये धारणा भी प्रचलित है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम योग्य होती हैं और यहाँ पे बताया गया है और काले लोग श्वेतों की तुलना में कम योग्य होते हैं। तो ये जो धारणा बनी हुई थी, ये धारणा को जब सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के मूल्य आए हैं 18वीं शताब्दी में, समानता की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ है, तब इनको यहाँ पर चुनौती मिली है, इनको चारों ओर चुनौती मिली है। और कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद वाली जो अवधारणा थी, साम्राज्यवादी वाली अवधारणा में इन विचारों को एक नए तरह से गढ़ा गया है, इनको यहाँ पर नई तरह से संकलित किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि साम्राज्यवादी जो जरूरतें थी उसमें यहाँ पर उनमें ध्यान रखते हुए कई नए विषय तैयार किए गए, भूगोल तैयार किया गया, जीव विज्ञान तैयार किया गया, वनस्पति तैयार की गई, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, द्रव्य चालित अभियांत्रिकी, ये सब तैयार किए गए। यानी आप देखेंगे कि जो 18वीं सदी में विचार पनपे हैं, यानी कि जो साम्राज्यवादी ताकतों ने विचार पनपाए हैं और समानता पर जोर देने की बात कही है, तो अपने साथ उन्होंने एक नए सब्जेक्ट तैयार कर दिए और इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट में लोग लगा दिए कि आप इनकी देखभाल करो। लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे थे उनसे ध्यान यहाँ पर लोगों का हट गया है। यहाँ पर इतना ही नहीं, इन विषयों को मात्र तैयारी नहीं किया गया बल्कि इन्हें संस्थागत रूप तैयार किया गया इनका, ताकि ये साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध को और आसान बना सकें। यानी कि कोई व्यक्ति अगर भूगोल पढ़ लेगा तो क्या होगा, वो अपने इर्द गिर्द जो मौजूद पर्यावरण है उसका अध्ययन करेगा, उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। कोई जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहा है तो वो जीवों का अध्ययन कर पाएगा कि भाई जीव किस तरह से पर्यावरण को लाभ पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विषय तैयार किए गए, ये पूरा क्षेत्र तैयार किए गए, तो ये क्षेत्र साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए। यानी सोचने वाली बात यहाँ पर एक समाजशास्त्री दायरे से यहाँ पर ये बात रखी गई है, ये तथ्य रखा गया है। सुनने में थोड़ा अजीब भी लगेगा आपको कि ये जो विषय जो है, ये विषय आज आप जो पढ़ रहे हैं, ये विषय वास्तव में ये बनाए गए हैं और ये बनाने वाले ये कौन है, ये कोई और नहीं है, साम्राज्यवादी ताकतें ही हैं जिन्होंने इन विषयों को पुनः से फिर से गढ़ा है, फिर से बनाया है कि भाई ये इन विषयों पर आपको मास्टरी होनी चाहिए, इन विषयों की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन विषयों की मदद से ही, इन विषयों के विशेषज्ञों की मदद से ही ये संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो समाजशास्त्र है वो ये बताना चाह रहा है। यहाँ पर आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रबंधन जो है हालांकि कठिन कार्य है और हमारे पास जो जैव भौतिक प्रक्रियाएं हैं इनके पूर्वानुमान लगाना, इनके रोकने के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बढ़ते औद्योगिकरण के कारण क्या है, संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। यानी आज हम लगभग
जोखिम भरे समाज में रहते हैं, जहां पर ऐसी तकनीकों और वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हमें हमारी पूरी समझ नहीं है। जैसे बताया गया है आज के जोखिम भरे समाज में कि आप देखते होंगे तमाम नाभिकीय विपदाएं हुई हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर हुई हैं, जैसे चेरनोबिल की डिजास्टर हुई, न्यूक्लियर दुर्घटना थी, या फिर आप देखेंगे जो परमाणु बम लोगों के पास मौजूद हैं तमाम जगह पर, परमाणु बमों में भी यहाँ पर विस्फोट हुए हैं, अमेरिका वगैरह में हुआ है, परमाणु बम में अपने आप विस्फोट हो गया। तो ऐसे करके आप देखेंगे, या भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे खतरे हैं, औद्योगिक खतरे हैं जो हमारे आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। अगली हेडिंग आपकी जो है यहाँ पर है पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं और जोखिम। यानी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पर्यावरण की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और उनके जोखिम क्या क्या हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं प्रत्येक देश में परिप्रेक्ष्य में बदलती रहती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि यूनिवर्सल रूप से, यानी हर जगह, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, सभी देशों ने इन्हें स्वीकार किया है। तो उन समस्याओं पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। पर्यावरण की समस्या से जुड़ा हुआ पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है संसाधनों की छीड़ता, यानी कमी। हर किसी को मालूम है कि जो आपके प्रमुख संसाधन हैं, जैसे जैव संसाधन बोले जाते हैं, पेट्रोलियम वगैरह, तो इनकी कमी आप समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलती है। यानी आप इनकी कमी तो आप समाचार पत्रों में आप देखते हैं, लगातार बार बार लोगों को चेतना के जरिए जगाया जाता है, लोगों को बार बार समझाया जाता है कि भाई जो जैव संसाधन है वो सीमित हैं, इसलिए इनका उपयोग या उपभोग बहुत संभल कर करें। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि पानी और भूमि के बारे में, इनकी छीड़ता के बारे में भी यहाँ पर अब खबरें देखने को मिल रही हैं। ये आपके सामने ऐसी खबर आ रही है कि भूजल का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, और खास करके जो पंजाब, हरियाणा, यूपी के जो राज्य हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हरित क्रांति जो हुई है, हरित क्रांति के लिए जल का दोहन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। तो आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में जो जल स्तर है लगातार गिरता चला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ही दशकों में आप देखेंगे कृषि उद्योग और शहरी केंद्रों की जो बढ़ती मांग है, इसके कारण भी ये खत्म होता जा रहा है जल। नदियों का जो बहाव है, इसको मोड़ने की वजह से भी जो जल की भरपाई होनी चाहिए थी बेसिनों में, वो जल की भरपाई भी नहीं हो पा रही है। कई जगह पर आप देखेंगे जो प्राकृतिक रूप से जल के साधन थे शहरों में निकासी के, वो नष्ट हो गए हैं। और जो भूजल है, भूजल की तरह जो मृदा की ऊपरी परत है, इसका निर्माण कोई 1-2 साल में नहीं होता है, बल्कि हजारों सालों की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो आप देख रहे होंगे लगातार मनुष्य अपने फायदे के लिए लगातार कृषि को बढ़ाता चला जा रहा है। और कृषि जो है एक प्राकृतिक रूप से नहीं होती है, एक प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी में नहीं होती है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी बनाते हैं। यानी कृषि जो है, हमारी एग्रीकल्चर जो है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी में नहीं होती है, बल्कि इसके लिए हम जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो कृषि संसाधन भी पर्यावरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर जैसे भूमि का कटाव, पानी का जमाव, खारेपन के कारण ये सब नष्ट होते जा रहे हैं। भवन निर्माण के लिए जो ईंटों का निर्माण होता है, यानी ईंटें जो बनाई जाती हैं, उनसे भी मृदा की ऊपरी परत इनका नष्ट हो रही है। यानी मृदा की ऊपरी परत का ही उपयोग करते हैं ईंटें बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो है आप देखेंगे मृदा की ऊपरी परत जो है वो नष्ट होती जा रही है। जैविक विविधता वाले आवास हैं, जैसे जंगल, घास के मैदान, वेटलैंड, आर्द्र भूमियां, ये सब जो क्या है मुख्य संसाधन है जो बढ़ती हुई कृषि के कारण क्या है, यानी कृषि का विस्तार लगातार हम करते जा रहे हैं, तो हम इन सब क्षेत्रों को कहीं ना कहीं खत्म करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये समाप्ति के कगार पर खड़े हैं, इनकी वजह से, कृषि के बढ़ते चलन की वजह से समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। भारत सहित आप देखेंगे विश्व के विभिन्न हिस्सों में भारत सहित कुछ वनारोपण कर रहे हैं, जिसके कारण हाल के कुछ दशकों में वनस्पति के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा सफिशियंट नहीं है। बात करें आप पॉल्यूशन की, यानी प्रदूषण की, तो प्रदूषण यहाँ पर आप देखेंगे जो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो या शहरी इलाके हो, सबसे ज़्यादा ये जो कारण बना हुआ है प्रदूषण का, क्योंकि ये सीधा सीधा मनुष्य के स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य जो हम जो सांस लेते हैं उन सभी को ये प्रभावित करता है। इससे तमाम तरह की बीमारियां हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और ये वायु प्रदूषण का कारण भी आपको पता होगा, उद्योग, वाहनों से या फिर चिमनियों से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं, साथ ही साथ आपके गैस के स्तर पर आप ये देखें यहाँ पर कि जो घरेलू स्तर पर जो आपका जो ईंधन जलाया जाता है, ईंधन जलाने के कारण भी आपका जो वायु प्रदूषण हो रहा है, आपकी जो चिमनियाँ, कारें, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप इन सब के बारे में तो फोकस करते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं, औद्योगिक प्रदूषण है इसके बारे में तो देखते हैं, लेकिन आप कभी उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते होंगे। ये बात कही गई है कि लेकिन हम ये कभी यह नहीं महसूस कर पाते हैं जो खाना बनाने वाला ईंधन है ये भी आंतरिक प्रदूषण का स्रोत है, हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाते। ये हकीकत बात है,
हम जो बाहरी रूप से देख लेते हैं उस पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन इस पर नहीं करते हैं। खास करके आपके ग्रामीण घरों में जहाँ पर आज भी जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों के चूल्हे पर यहाँ पर आप देखते हो खाना पकाया जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पोल्यूशन वहाँ पर निकलता है। और उसकी वजह से वहाँ पर जो हमारी माताएं बहन हैं उनका स्वास्थ्य भी लगातार खराब होता जा रहा है। जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 2012 में करीब 70 लाख लोग जो हैं इनकी मृत्यु एयर पोल्यूशन के कारण हुई है, यानी एयर पोल्यूशन के कारण इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, ये देखने को यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं ये बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है इसको कम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा जो है आपके मौतों के लिए जिम्मेदार भी है। 2012 में लगभग 33 लाख लोगों की मृत्यु आंतरिक वायु प्रदूषण और 26 लाख लोगों की मृत्यु बाह्य प्रदूषण से हुई है। यानी आंतरिक का मतलब क्या है, यानी कि जो आपका जो ईंधन हम घर में जला रहे हैं, जैसे कोयला वाली अंगीठी यूज कर रहे हैं या फिर चूल्हे पर खाना पका रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, आंतरिक वायु प्रदूषण हो रहा है। यानी कि हमारी माताएं बहनें लगातार इसके धुएं की वजह से बीमार पड़ जा रही हैं। तो ऐसे करके 2012 में 33 लाख लोगों की मृत्यु हुई है इनकी। और वहीं जो बाहरी प्रदूषण है, जिसमें आपके गाड़ियों का धुआं हो, यानी जो अभी आपकी व्हीकल है उनका निकलने वाला धुआं हो, फैक्ट्रियों का धुआं हो, और भी धुआं है, तो उनके धुएं से यहाँ पर 26 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये आंकड़े यहाँ बताए गए हैं। वहीं जल प्रदूषण भी आपका एक सोचने वाला कारक है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जल प्रदूषण ऐसा प्रदूषण है जिसने न केवल भूमि को बल्कि भूमिगत जल को भी इसने प्रभावित किया है। और खास करके इसका स्रोत क्या है, घरेलू नालियाँ ही नहीं है, केवल घरेलू नालियाँ ही नहीं है इसका स्रोत, बल्कि फैक्ट्री से निकलने वाला यहाँ पर पदार्थ भी हैं, खेतों से निकलने वाले आपके जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं, यानी कि जो आपके रसायन वगैरह हैं, उर्वरक वाले वगैरह हैं, ये भी कहीं ना कहीं खेती से निकलने वाले उर्वरक वगैरह भी आपके जल संसाधनों को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप साउंड पॉल्यूशन की बात कर लें, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो हम कह रहे हैं, तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण शहर में ध्वनि प्रदूषण से भी ग्रसित हैं। क्यों है कि कई शहरों में यहाँ पर न्यायालयीय आदेशों के अधीन होने के बावजूद भी यहाँ पर ये सब चीज़ें कम नहीं हो रही हैं। धार्मिक सामाजिक अवसरों पर आप देखेंगे लाउड स्पीकर वगैरह, राजनीतिक प्रचार वगैरह के लिए वाहन, हॉर्न, यातायात के निर्माण उद्योग वगैरह, ये सब क्या है, लगातार आपके साउंड पोल्यूशन को बढ़ाने में अपने भूमिका निभा रहे हैं। अगली हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है कि कुछ गैसें हैं आपकी जो इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और अन्य गैसें इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि जब सूर्य की जो ऊष्मा होती है, सूर्य की जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती है, तो क्या करती है, वो हमारा वायुमंडल का तापमान बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ग्रीन हाउस के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद 9th-10th में। वहाँ पर ग्रीन हाउस क्यों बनाए जाते हैं, ग्रीन हाउस खास करके ठंडे इलाकों में बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस का काम ये होता है कि ये बाहर, यानी ग्रीन हाउस ठंडे इलाकों में इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इसके अंदर लोग गर्मी में रह सकें, यानी यहाँ पर अंदर का वातावरण जो होता है वो गर्म होता है और बाहर का ठंडा रहता है, और अंदर यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश आता है वो उसके वातावरण को गर्म बनाता जाता है, तो लोगों को रहने में बड़ा आसानी होती है। यहाँ पर वो अपनी कुछ फसलें वगैरह भी उगा पाते हैं, तो इन्हें ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना बिल्कुल इसी तरह से होती है, तो इसे हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दे दिया है। इसके बारे में आप जानते होंगे। तो आप देखेंगे ग्रीन हाउस के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और आप देखेंगे आपके हमारे ध्रुवों पर जो ग्लेशियर हैं लगातार पिघल रहे हैं। इनके पिघलने की वजह से आपका जो समुद्र तल का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम आपके समुद्र के किनारों पर जो स्थित प्रदेश हैं वो जल में निमग्न हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए भी ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, वैश्विक तापन, यानी कि जो लगातार हम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रमुख कारण है। अगली कारण बताया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आज आप देख रहे होंगे कि वैज्ञानिक जो है जीन स्पेलिसिंग जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा क्या करते हैं, एक जो है एक तत्व के जीन जो है एक जो बेहतरीन जीन निकालकर दूसरे वस्तु के निर्माण के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक किसी वर्ग के जीन निकालकर, एक मान लीजिए एक कोई बैक्टीरिया है उसके जीन निकालकर किसी दूसरी फसल के जीन के साथ हमने ऐड कर दिए। जीन एडिटिंग होती है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी कि इसलिए हम करते हैं ताकि बेहतरीन गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम जगह लैब वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं कि बंदरों के जीन किसी और पशु के साथ जीन मिलाकर अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, किस तरह का पशु तैयार होगा। तो इस तरह से हम ये करते रहते हैं वैज्ञानिक। तो बताया गया है फसलों के संदर्भ में कि बैसिलस के जीन को कपास की प्रजातियों में डाला गया है ताकि जो ये कीटाणु है, मुख्य कीटाणु बॉलवर्म है, इस पर कोई असर ना हो। तो बैसिलस के जो जीन है वो इसमें किसमें डाले गए हैं, कपास की प्रजाति में डाले गए हैं।
खास करके इसके लिए हम टर्म कौन सा यूज करते हैं, जीएम यानी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन शब्द का उपयोग करते हैं। और जेनेटिकल मॉडिफिकेशन का उपयोग कम समय में पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल को एक आकार देने के लिए, उसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए, इसके अलावा प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। प्रतिरोध किसके लिए, यानी खास करके जो ये कीटाणु वगैरह से फसल का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, यानी हमें लंबे समय से इससे होने वाले प्रभाव की बहुत ही कम जानकारी मिलती है। हम इससे मिलने वाले उत्पादों को खा भी लेते हैं, लेकिन हमें कोई तत्काल में असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दीर्घकाल में आप देखें, दीर्घकाल में ये सब चीज़ें हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को, साथ ही साथ पारिस्थितिक तंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। खास करके हम यहाँ पर देखते हैं कि जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज होते हैं, इनसे क्या होता है, किसान जो है कहीं ना कहीं कृषि उद्योग में इनका अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। यानी इनसे एक तो फायदा ये होता है क्योंकि उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं अनु उर्वरक नहीं होते हैं, इनसे उत्पादन होता ही होता है। और पहले क्या होता था, पहले आपको पता होगा कि किसान क्या करते थे, उनके जो बीज होते थे, जैसे मान लीजिए इस बार गेहूं हो गया खाने के लिए, तो उसी गेहूं में से उन्होंने कुछ गेहूं निकाल के रख दिए, और निकाल के रखने के बाद अगले साल उन्हें बोना है। तो कभी कभी क्या होता था, जो पुराने वाले जो गेहूं होते थे, कभी कभी उनसे अच्छे उनमें जो है पौधे निकल भी पाते थे, कभी कभी नहीं निकल पाते थे। तो कई बार क्या होता था, फसल मारी जाती थी, या फसल जो हम चाह रहे हैं उस तरह से हमें नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मॉडिफाइड वाले बीज हैं, ये यही करते हैं, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर, ये खराब नहीं होते हैं, यानी इनकी गुणवत्ता बनाई रखी जाती है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है पैदावार बढ़ा सकें, तो कहीं ना कहीं इनकी गुणवत्ता बनाए रखेंगे ताकि किसान उन बीजों पर ये निर्भर रह सकें। तो ये यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अगली हेडिंग यहाँ बताई गई है, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण विनाश। आप देखेंगे जो आपकी यूनियन कार्बाइड वाली घटना थी, इसके बारे में आप पढ़ा होगा आपने कि 1984 में जो भोपाल में एक आपकी डिजास्टर आई, औद्योगिक घटना है और औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना समझी जाती है। यहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, यानी कि ये उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्री थी, आपके जो खेती के लिए उर्वरक रसायन बनाए जाते हैं वो वही बनाने वाली फैक्ट्री थी। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव की वजह से यहाँ पर 4000 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। यहाँ पर और दूसरा हादसा बताया गया 2004 में सुनामी आई है। तो ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित पर्यावरण आपदा के उदाहरण है, ये बात आप जानते हैं। यहाँ पर आप पर्यावरण की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं क्यों हैं, यहाँ पर ये सोचने वाला विषय ये है। हम यहाँ पर अगली हेडिंग में सोचेंगे कि जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वास्तव में सामाजिक समस्याएं ये क्यों हैं। यहाँ पर सामाजिक पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक असमानता के लिए कार्य करने वाले विभिन्न समूहों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। आपको पर्यावरण की आपदाओं से बचने या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किस हद तक आप जा सकते हैं। कुछ स्थितियों में क्या है, हम समाधान निकालते हैं। बताया गया है कुछ स्थितियों में अगर हम देखें, कुछ स्थितियों में उनके समाधान वास्तव में पर्यावरण की असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। जैसे बताया गया है, जैसे हम कुछ पर्यावरण की समस्याओं से जूझने के लिए कुछ समाधान भी निकालते हैं। बताया गया पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो उनके लिए हम कुछ समाधान निकालते हैं। और कई बार क्या होता है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है पर्यावरण की आपदाओं से बचने के लिए, तो वो सॉल्यूशन भी जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं समाज में एक विभेद का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है गुजरात का। गुजरात में बताया गया है कि गुजरात के राज्य के कुछ जिलों में पानी की बहुत किल्लत है। तो वहाँ पर क्या हुआ है, जो संपन्न किसान है, संपन्न का मतलब क्या है, जो किसान धनी है, उन लोगों ने अपने खेतों की उपज बढ़ाने के लिए गहरे गहरे यहाँ पर कुएं खुदवा लिए हैं। गहरे गहरे कुएं यानी कि जो सबमर्सिबल होती जो है उसकी खुदाई करवा कर गहराई से पानी निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं गरीब लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो अमीर जो किसान है, धनाढ़ किसान है, वो तो ऐसा कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, संपन्न किसानों के खेत लहलहा रहे हैं और जो संपन्न किसानों के लहलहाते खेत हैं कहीं ना कहीं गरीबों के खेतों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों, गरीबों के खेत में उत्पादन हो ही नहीं पा रहा है। क्यों, उनके पास पानी नहीं है। पानी किनके पास है, धनी किसानों के पास है, क्योंकि वो बोरिंग करवाने में समर्थ हैं, गहरी बोरिंग करवाने में समर्थ है, वहां से पानी निकालने में समर्थ हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं, दोहराई गई हैं कि कुछ पर्यावरण चिंतन भी कभी कभी सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं जब इनके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग से नहीं रह जाते। विशेष सामाजिक वर्ग का मतलब क्या है कि आप निष्पक्ष होकर जब सोचते हैं, निष्पक्ष होकर जब आप पर्यावरण का चिंतन करते हैं, तो यकीन मानिए ये सामाजिक चिंतन सार्वभौमिक चिंतन के रूप में तब्दील हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वायु प्रदूषण को कम करना अथवा जैव विविधता को संरक्षण देना, ये सार्वजनिक हित का कार्य है। यानी किसी एक व्यक्ति के हित का कार्य नहीं है, पूरे समाज के हित का कार्य है, पूरे संप्रदाय के हित का कार्य है, पूरी मानव सभ्यता के लिए एक कार्य है। तो यहाँ पर हम समाजशास्त्री समीक्षा हमें बार बार यही दर्शाती है कि किस प्रकार से सार्वजनिक प्राथमिकताएं तय की जाती हैं, किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाया जाता है और किस प्रकार हमें उन पर कार्य करना है। कभी कभी क्या होता है कि जो जनहित के कार्य हैं या जनहित के कार्यों की रक्षा करने वाली नीतियां हैं, ये राजनीतिक या आर्थिक रूप से किसी एक वर्ग को लाभ पहुंचाती हैं और वहीं गरीब व्यक्तियों को ये नुकसान भी पहुंचाती हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं डैम की, यानी जो बांध का निर्माण किया जाता है, तो बांध के निर्माण से बड़े बड़े औद्योगिक समूहों को तो फायदा होता है, लेकिन जिन लोगों की वहाँ पर आसपास
ज़मीनें होती हैं वो जलमग्न हो जाती हैं, उनसे छीन ली जाती हैं, जिनके आवास वहाँ पर होते हैं उन्हें अपने आवासों से वंचित होना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें वास्तव में यही देखने को मिलेगा कि वास्तव में सामाजिक पारिस्थितिकी की जो विचारधारा है वो वास्तव में यही बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन और पर्यावरण की सोच और प्रयास को एक आकार देते हैं। यहाँ पर वन विभाग के बारे में बताया गया है कि वन विभाग क्या है। वन विभाग जो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने के हेतु अधिक मात्रा में बांस का निर्माण करने के लिए करेगा। यानी कि वन विभाग क्या है, वन विभाग कैसे लेगा, सामाजिक मुद्दे को वन विभाग कैसे देखेगा। तो वन विभाग का टारगेट क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कर मिलना चाहिए। तो बांस निर्माण उद्योग के लिए क्या करेगा, वैसे बांस के टोकरे बनाने वाले जो कारीगर हैं इनके लिए बांस उपयोग के लिए भिन्न रूप में देखेगा। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या देख रहा है वो, यानी उसका जो दृष्टिकोण है यानी अगर उसका दृष्टिकोण अगर हम देखें इस अर्थ में तो इसका दृष्टिकोण कारीगर के दृष्टिकोण से अलग है, क्योंकि दोनों बांस का प्रयोग कर रहे हैं। एक बिक्री के रूप में कर रहा है, एक का मानना यह है एक बांस बेचकर हमें टैक्स मिलेगा, वहीं दूसरे का मानना यह है जो कारीगर है कि बांस के प्रयोग के बने हुए उत्पाद हैं उन्हें बेचकर हमें धन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी अपनी अपनी रुचियाँ विचारधाराएं जो है पर्यावरण संबंधी मतभेद उत्पन्न करती हैं। यानी कि इस अर्थ में जो पर्यावरण संकट की जड़ें हैं ये सामाजिक असमानताओं में देखी जा सकती हैं। यानी एक विभाग जो है वो अपना फायदा देख रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है बनाने वाला वो ये देख रहा है ऐसे बेचकर हम भी मुनाफा कमाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं ऐसे करके आप देखेंगे कहीं ना कहीं सामाजिक असमानताओं को ऐसे ही करके यहाँ पर जन्म यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अगली हेडिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसके बारे में भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि बार बार ये बात कही जाती है कि वर्तमान के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हमारी हैं वो भी वो संसाधन उन पीढ़ियों को भी मिल जाएं। यानी कि वर्तमान में हम समाज जो आपके पर्यावरण के संसाधन हैं उनका प्रयोग इस प्रकार करें कि आने वाले समयों में भी वो संसाधन बने रहें। तो आप हम ये देखते हैं कि पिछले लगभग 300 सालों में जिस तरह से आर्थिक विकास हुआ है तो आर्थिक विकास ने प्रकृति को नियंत्रित करने, जनसंख्या के एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बेरहमी से उसका शोषण पर जोर दिया है। यानी आप देखेंगे पिछले 300 सालों में जितना प्रकृति को नुकसान हुआ है, पर्यावरण को नुकसान हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ है। यानी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रकृति का अंधाधुंध दोहन इन्हीं सालों में हुआ है। तमाम वनस्पति जीव जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई। खास करके आप देखेंगे जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग हैं तो इनके शुरुआत में जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ था तो खास करके इसी के दम पर स्टार्ट हुआ था। यानी कोल एनर्जी, कोयला वाली एनर्जी के दम पर ही स्टार्ट हुआ था। आप अगर इतिहास के झरोखे में जाएं, इतिहास को थोड़ा पढ़ें तो आप पाएंगे जो औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ है वो कोयले के दम पर ही स्टार्ट हुआ है। हमने क्लास 10th की जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे वहाँ हमने देखा था इंग्लैंड में ज़्यादातर हर जगह धुआं ही धुआं था। दिन में भी ऐसा कोहरा टाइप छाया रहता था, लगता था कि भाई बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई थी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग पर जोर और बड़ी संख्या में नई नस्लों की शुरुआत के कारण औद्योगिक दुनिया की बढ़ती हुई मांग ने क्या है पारिस्थितिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। प्राकृतिक संसाधनों की लगातार कमी और जैव विविधता विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है और कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी भी पड़ेगी। ये बात हकीकत बात है कि भविष्य में को इसकी कीमत बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। सतत विकास क्या है? सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को जाने बिना वर्तमान की जरूरतों के साथ समझौता करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल इस प्रकार करें कि वो संसाधन हम तो उनका उपयोग उठा ही पाएं, साथ ही साथ हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो भी उन संसाधनों का लाभ उठा पाएं। इस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दो अवधारणाएं शामिल हैं आपके सतत विकास में। यहाँ पर दो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं कि जरूरतों की अवधारणा, यानी विशेष रूप से दुनिया के जो गरीब हैं उनकी आवश्यकता की जरूरतों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वर्तमान और भविष्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर टेक्नोलॉजी के रूप में प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन को राज्य के द्वारा लगाई गई सीमा पर विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में जो पर्यावरण है हमारा बचा रहे। ये ब्रटलैंड रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये सारी बातें दोहराई गई हैं। जो पूंजीवादी वर्ग है, यानी पूंजीवादी विकास क्या है, इसका विकास का आधार ही यही रहा है, खपत रहा है। लगातार प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ है, खपत हुई है। तो यहाँ पर नई चीज़ों को लागू करने के लिए कुछ हमें पुरानी चीज़ें खत्म ही करनी होंगी और जिनका औद्योगिक उत्पादन में उपभोग किया जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया में आप देखेंगे, दुनिया में लगातार जो असमानता बढ़ रही है, विकास और आर्थिक समृद्धि की मात्रा कभी भी पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे मनुष्य की आकांक्षा समाप्त नहीं होती है। मनुष्य की जो आकांक्षा है समाप्त होने वाली नहीं है। ये बात हम और आप दोनों ही लोग जानते हैं। यानी औद्योगिकरण जब से स्टार्ट हुआ है तब से मनुष्य की लालसा लगातार बढ़ती जा रही है। उसका मानना यही है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। कहीं ना कहीं लाभ की प्रवृत्ति लोगों के अंदर बनी हुई है, पूंजीपति वर्ग में लाभ की प्रवृत्ति यहाँ पर बनी हुई है, ये बताया गया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर बार बार ये चीज़ दोहराई है, जैसे डार्विन का सिद्धांत, इसका भी कुछ मजाक उड़ाया गया है। यहाँ पर
असहिष्णु क्यों नहीं होना चाहिए। सुनीता नारायण ने यहाँ पर अपना लेख लिखा है कि यह योग्यतम के अस्तित्व के बारे में, जिस तरह से डार्विन के बारे में पागलपन की हद तक चला गया था। इनका मानना यह है कि योग्यतम का मतलब क्या है। पूंजीपति वर्ग तो बार बार योग्यतम बनता जा रहा है, पूंजीपति वर्ग तो शक्तिशाली बनता जा रहा है, लेकिन जो गरीब वर्ग है उसका क्या। तो यहाँ पर इस कहने का मतलब क्या है कि आने वाले सालों में गरीब वर्ग खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर इन्होंने एक लेख लिखा है, जो है पूरा एक लेख लिखा है सुनीता नारायण ने। तो इन्होंने सुनीता नारायण ने यहाँ पर डार्विन के सिद्धांत को चुनौती दी है इस लेख के जरिए, समाजशास्त्री दायरे में चुनौती दी है। तो वो बताया गया है यहाँ पर हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हम संसाधनों और अवसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जहां सामाजिक स्थिरीकरण की मौजूदा व्यवस्था ने कुछ लोगों को जो है संसाधनों पर ज़्यादा नियंत्रण दिया है, अवसरों को बढ़ा दिया है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हम ऐसे समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है हमें, जहां लोग समान हो, संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो और समावेशी लक्ष्य को हम प्राप्त करें। ये सब चीज़ें हैं। खास करके आप अभी देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्रों के 193 सदस्यों ने राज्यों के साथ वैश्विक सिविल सोसाइटी ने एक विचारशील प्रक्रिया के माध्यम से एक नेतृत्व किया है, और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे हैं, जिन्हें हमें 2030 तक पूरा करना है। और सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि भूमंडलीय लक्ष्यों के साथ हमने सतत विकास के 196 लक्ष्यों का विकास किया है। 17 तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, साथ ही साथ 196 लक्ष्य और रखे गए हैं। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के जो यूएन के भूतपूर्व महासचिव थे बान की मून, तो इन्होंने अपनी भावनाओं में वहाँ पर एक लेक्चर भी दिया कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। कोई प्लान बी का मतलब क्या है। तमाम लोग ये तर्क देते हैं कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में जो हमारी स्पेस रिसर्च वगैरह चल रही है, तो हम कोई नया ग्रह ढूंढ लेंगे और वहां पर हम जाके शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने बान की मून ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई प्लान बी नहीं हो सकता, कोई भी ग्रह नहीं है, सिर्फ पृथ्वी है। तो हम पृथ्वी को बचाने के बारे में सोचें। आप ये सोचने में दिमाग बेकार करो ही मत कि मंगल ग्रह पे बस्तियां बनाएंगे, चंद्रमा पे बस्तियां बनाएंगे हम जाकर। ये सोचने में आप समय बर्बाद मत करो। आप जितना उसमें खर्च करोगे उतना आप अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए खर्च करो। तो ये बान की मून की सलाह है, बान की मून ने अपनी भावनाओं में ये व्यक्त किया है। तो वही सब चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक मुद्दा और दिखाया गया है, वर्षा नहीं पर जल क्रीड़ा। ये मुद्दा खास करके दिखाया गया है महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का, महाराष्ट्र क्षेत्र का दिखाया गया है, जहां के बारे में आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है लगातार जल की कमी से जूझता जा रहा है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे वाटर पार्क भी बने हैं जो कि मनोरंजन का साधन लगातार बनते जा रहे हैं। वाटर पार्क का मतलब क्या होता है, कुछ प्राइवेट लोगों ने अपने खुद के निजी वाटर पार्क बना लिए हैं। जैसे शेगांव में बुल्धाना का एक धार्मिक ट्रस्ट है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है और एंटरटेनमेंट पार्क भी चला रहे हैं। 30 एकड़ में करीब बना है। तो यहाँ पर एक मानव निर्मित जलाशय है। तो आप देखेंगे कि शुरुआत में मानव निर्मित जलाशय बनाने के लिए इन्होंने तमाम प्रयास भी किए, लेकिन पानी कई मात्रा में पानी बेकार चला गया। फिलहाल इन्होंने पानी कैसे भी करके अरेंज कर लिया है यहाँ पर, लेकिन प्रवेश के नाम पर क्या मांगते हैं, दान मांगते हैं लोगों से। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर जिस क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर इस तरह के सेंटर चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यवतमाल की एक निजी कंपनी है, इसने भी एक ऐसी करके क्या किया है, एक दर्शनीय स्थल के रूप में एक सार्वजनिक जलाशय का निर्माण किया है। यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इनके बारे में वही सब रिपोर्टें हैं, रिपोर्टर अपनी राय रख रहा है। एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर ने रिपोर्ट तैयार की है और ये नागपुर के पत्रकार महोदय हैं जयदीप हार्दिकर। इन्होंने एक रिपोर्ट यही बताई है कि कैसे विदर्भ क्षेत्र में, विदर्भ के आसपास जो प्राइवेट फर्में हैं, प्राइवेट फर्में अपने अपने यहाँ पर ऐसे करके पार्क वगैरह स्थापित कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ के किसान जो हैं, यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को कभी कभी 15 दिन में एक बार पानी मिल पाता है मुश्किल से। लेकिन कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट रूप से पानी का कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं। यानी वहाँ पर आप पार्क खोल के बैठे हैं, पार्क खोलकर लोग मनोरंजन के लिए पार्कों में आ रहे हैं, वहीं ये दूसरी ओर किसान मर रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे दिखाया है। वहीं एक पार्क और है, वरुण पार्क। तो वरुण पार्क के जहाँ पर महाप्रबंधक हैं मिस्टर सिंह, इनका कहना है कि वे पानी को संरक्षित करेंगे। इन्होंने पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए फिल्टर प्लांट वगैरह लगाया है। इनका कहना यह है कि बाष्पीकरण का स्तर, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए पानी काफ़ी ऊपर उड़ जाता है, काफ़ी बाष्पोत्सर्जित हो जाता है। हम पानी का इस्तेमाल केवल जल क्रीड़ा के लिए ही नहीं करते हैं, पेड़ पौधे बगीचों के रखरखाव के लिए भी करते हैं। लेकिन खास करके यहाँ पर एक इनके नेता हैं, यहाँ की एक नेता हैं बुल्धाना की, तो इनके विनायक गायकवाड़ हैं। इनका कहना यह है, इस जिले की किसान सभा के नेता हैं। तो ये इस बात को लेकर, ये जो जल पार्क बने हुए हैं, वाटर पार्क बने हुए हैं, इन सबको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नाराज हैं। इनका मानना ये है कि ये पूरी प्रक्रिया में जनता के संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ये बात हकीकत भी है कि आप वाटर पार्क को अनुमति दे रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चीज़ें गलत हैं। यानी फन एंड फूड विलेज से यहाँ पर बाजार गाँव की सरपंच यमुनाबाई भी
ऐसी तरह प्रभावित नहीं है, यानी कि ये भी कुछ प्रभाव से छुटी हुई नहीं है। इनका भी मानना ये है कि ना तो जल क्रीड़ा स्थलों ने और ना ही अन्य उद्योगों ने, जिन्होंने यहाँ से लिया बहुत कुछ है लेकिन यहाँ पर बहुत कम दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह, उपक्रम वगैरह लगातार लगते जा रहे हैं, यहाँ की ज़मीन का वो लाभ उठाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव के लिए, हमारे समाज के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे बताया गया एक सामान्य जो सरकारी जल योजना है, इसके लिए इनकी पंचायत को मात्र कुल जो फीसदी खर्चा है उसका 10% मिलता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि करीब 4.5 लाख रुपए होगा, उनका भार उन्हें स्वयं उठाना पड़ेगा। लगभग 45,000 रुपये का भार इन्हें उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक परियोजना, यानी जल की पूर्ति करने के लिए एक परियोजना जो है एक ठेकेदार को दे दी है। लेकिन ठेकेदार जो परियोजना की पूर्ति कर रहा है, जल की आपूर्ति कर रहा है, उसकी भी लागत यहाँ काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसका अर्थ यही होगा कि समय के साथ इसकी लागत लगातार बढ़ जाएगी और गांव का इस पर कम से कम नियंत्रण रहेगा, क्योंकि ठेकेदार के हाथ में सरकारी योजना भी है लेकिन ठेकेदार के हाथ में चली गई है और अधिकतर गरीब और मजदूर रहते हैं, इनके हाथ में कुछ मिलेगा नहीं। एक चीज़ और है, यहाँ पर एक जो है एक व्यंग्य फिक्स किया गया है कि पार्क में एक दफ्तर के बाहर गांधी जी की मूर्ति लगी है और यहाँ पर हिम गुम्बद को देखकर एक मुस्कुराती है, यानी कि ये कहती हैं बदकिस्मती से उस इंसान की जिसने ये कहा था सरल जियो ताकि दूसरे जिए, सरलता से जिए। तो आप देखेंगे पार्क में भी ये लोग आलोचना करते हैं कि पार्क में गांधी जी की मूर्ति लगी है। यहाँ पर गांधी जी का कथन ये कहा था, गांधी जी का ही कथन था, सरल जियो ताकि दूसरे जिए सरलता से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, वाटर पार्क लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ के किसान मर रहे हैं। पिछले 6 सालों की स्थिति अगर हम उठाकर देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के हजारों किसानों ने कीटनाशक पीकर यहाँ पर आत्महत्या कर ली है। तो ये ऐसा कारण क्या है कि यहाँ के किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा कर रहे हैं? तो एक खोजबीन की गई, एक रिपोर्ट तैयार की गई, तो उसी रिपोर्ट के कारण यहाँ पर कुछ 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। यहाँ पर पहला कारण ये निकल कर आया है पर्यावरण का गलन का, और दूसरा कारण है आर्थिक कारण। देखिए पर्यावरण गलन का मतलब क्या है? पहली बात, ये क्षेत्र पूरा वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। थोड़ा सा मैं मैप बनाकर दिखा दे रहा हूँ, यानी हम भारत के निचला ही हिस्से का मैप बनाएंगे। यानी कि ये पूरा यहाँ पर जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है ये वाली पूरी, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की जो पर्वत श्रृंखला है इसके इधर साइड में पड़ता है क्षेत्र। तो यहाँ पर जो हमारा जो मानसून है वो ऐसे करके निकल जाता है, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा थोड़ी बहुत हो पाती है, वैसे यहाँ पर पूरा क्षेत्र सूखा रह जाता है। पहली बात तो यहाँ पर ये निकल कर आती है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कृषि की दशाएं लगातार इतनी ज़्यादा खराब हो गई हैं क्योंकि किसान दुनिया के बाजारों को उतार चढ़ाव की वजह से लगातार अपने आप को प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर क्या करते हैं, कपास की खेती करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सरकार को 2 छोटे किसानों को सहायता दी जाती है, वो भी नीतियाँ काम नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पर कपास की खेती है, कपास की खेती होने की वजह से क्या है, किसानों को ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, यानी सिंचाई के लिए, कीटनाशक के लिए उन्हें ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। तो ज़मीन ये करते हैं यहाँ पर कि ये किसी से ऋण ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, यानी किसी से ऋण ले लेते हैं और ऋण का क्या करते हैं, ऋण का प्रयोग अपने यहाँ कीटनाशक, फसल लगाने के लिए ये सब प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लगातार वर्षा ना होने की वजह से फसल मारी जाती है और फसल मारी जाने की वजह से यहाँ पर ये साहूकार या व्यापारियों के ऋण को चुका नहीं पाते हैं। तो ऐसे करके लगातार ये ऋणी बनते चले जाते हैं और एक एंड में स्थिति ये निकल कर आती है कि जब ज़्यादातर कर्ज इन पर ज़्यादा हो जाता है तो ना तो वे अपने परिवार का पेट भर पाते हैं और ना ही पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जैसे बच्चों की शादी ये पूरी कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं और एंड में सुसाइड का तरीका अपना लेते हैं। तो यही कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऐसे करके आप देखेंगे किस किस तरह की समस्याएं हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं। तो ऐसे करके आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए चैप्टर की जो पूरी यहाँ पर समझाने का यहाँ पर जो विषय वस्तु रखी गई थी वो पूरा समाजशास्त्र के दायरे से रखी गई थी। यानी जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घटित हो रही हैं तो उनका मानव समाज पर, मानव समुदाय पर क्या असर पड़ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की गई। जैसे विदर्भ वाला मामला है तो विदर्भ वाले मामले में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 तथ्य उठाए गए हैं। पहला तथ्य ये उठाया गया है कि एक और तो लोगों को 15-15 दिन पर भी पानी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर उस क्षेत्र में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर लोग मनोरंजन के लिए पानी में घूमने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई आप एक और उन्हें तो प्रोवाइड करवा रहे हो जल, जो प्राइवेट फर्में हैं अपने आप पार्क वगैरह बनाए उन्हें तो आप जल प्रोवाइड करवा रहे हो, लेकिन किसानों को, गरीब जनता को आप जल क्यों प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो। तो ये सोचने का विषय है। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। तो वीडियो